तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, बट इसको समझने से पहले हमें मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, आपके पास मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट मीन्स कि इसके पास ये एबिलिटी है कि वो एट अ टाइम मल्टीपल एप्लीकेशन को रन कर सकता है। जैसे कि अभी आप देखें मेरे पास नीचे अगर आप टैब में देखें तो कितनी सारी एप्लीकेशन एट अ टाइम रन हो रही हैं मेरे पास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये करता क्या है, इन आपके पास मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम अपने प्रोसेसर को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यूटिलाइज करा सकें। क्या करा सकें? मैक्सिमम। अगर उसके पास कैपेबिलिटी है तो वो एक साथ अगर रन कर सकता है डिफरेंट एप्लीकेशंस को, तो वो एक साथ उसको रन करे। How the operating system execute multiple application at a time? To execute all the above application, operating system क्या कर देता है, internally use करता है processes का। किसका यूज करता है? प्रोसेसेस का। और प्रोसेस क्या होता है, आपके पार्ट होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो रिस्पॉन्सिबल करता है उस एप्लीकेशन या प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को या प्रोग्राम को एक्सेस करना चाहते हैं उसके लिए कोई ना कोई प्रोसेस होता है। अब प्रोसेस को अगर आपने देखना है तो आप प्रोसेसेस की डिटेल कंप्यूटर के अंदर जाके टास्क मैनेजर से देख सकते हैं। तो ये जितना भी आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं ये सारे के सारे प्रोसेसेस है। अगर आप ऊपर टैब में भी पढ़े तो क्या लिखा हुआ है, प्रोसेसेस। दीज आर दी एप्स। इसको आप फर्दर देखेंगे तो ये बता रहा है भाई इसके अंदर प्रोसेस क्या है, पावर यूजेज क्या है इसकी। ठीक है, आपके पास ये बैकग्राउंड में प्रोसेसेस रन हो रहे हैं। ये जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बैकएंड पे रन कर रहा होता है। अगर आपने कोई, जैसे कि आप क्या यूज़ करते हैं, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर वगैरह ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो बैकएंड में स्टार्ट हुई हुई होती हैं। आपने देखा ना, आप क्रोम पे कभी डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर चले जाता है। कैसे चले जाता है? क्योंकि वो बैकग्राउंड में आपके पास प्रोसेस रन हो रहा होता है। तो सिस्टम क्या कर रहा होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बैकग्राउंड में प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अब आ जाते हैं कि बेसिकली थ्रेड क्या है। तो जनरली अ थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस। ठीक है, यानी आपके पास थ्रेड को हम कहते हैं इट इज अ लाइट वेट प्रोसेस। इन सिंपल वर्ड वी कैन से that a thread is a unit of process that is responsible for executing the application code. So every program of the application has some logic or code to execute. The logic thread comes into the picture. By default every process has at least one thread which is responsible for executing the application code. यानी आपके पास जब भी आप कोई प्रोग्राम या कोई लॉजिक लिखते हैं हर प्रोग्राम के अंदर आपके पास एक ना एक थ्रेड जरूर होता है। ठीक है, और अभी तक अगर हम देखें तो हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशन हम बनाते आ रहे हैं वो सारी क्या है, सिंगल थ्रेड एप्लीकेशन। कौन सी है? सिंगल थ्रेड एप्लीकेशन, यानी उसके अंदर एक ही थ्रेड होता है। ठीक है, जब भी आप कोई लॉजिक वगैरह, जैसा अभी हमने कोई प्रोग्राम बनाया तो उसके अंदर वो क्या कहलाएगा, सिंगल थ्रेडेड आपके पास प्रोग्राम कराएगा। ऑल द थ्रेडिंग रिलेटेड क्लासेस इन सी शार्प बिलोंग टू सिस्टम डॉट थ्रेडिंग नेम स्पेस। तो आपकी जितनी भी थ्रेड से रिलेटेड क्लासेस हैं वो इस नेम स्पेस के अंदर मौजूद है। कौन से नेम स्पेस में? सिस्टम डॉट थ्रेडिंग है। तो यहाँ पर हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे कि मैंने कहा भाई मेरे पास यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाते हैं, 3 मेथड बना देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं एक यहाँ पर मेथड बनाता हूँ और उसको एक्सेस करते हैं फिर हम। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा पब्लिक void, मैंने कहा मेथड 1 और कंसोल मैंने लिखा cw कंसोल डॉट राइट। ठीक है, और मैंने कहा माय प्रोग्राम। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पर ये प्रोग्राम बनाता हूँ पब्लिक स्टैटिक। ठीक है, तो ये मेरा एक मेथड बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, माय प्रोग्राम। अब इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ के आकर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, और मैं इस ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसको एक्सेस करूंगा तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आ जाना चाहिए था, माय प्रोग्राम। तो पहले मैं यहाँ से जाके इसको कर लेता हूँ सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट और यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैंने कंसोल डॉट रीड की को भी क्लिक नहीं किया
तो यहाँ पर रीड की आ गया। अब इसको रन करते हैं, यहाँ पर जाएं तो अभी हमारे पास माय प्रोग्राम आ रहा है। अब देखें ये तो बिल्कुल एक सिंपल सा प्रोग्राम था। तो अगर आप देखें तो इस प्रोग्राम को समझाने का मतलब ये है कि होता क्या है, क्या आपके पास थ्रेड क्लास contains one static property that is current thread which is going to return the instance of the currently executing thread। यानी अगर आप इसके ऑब्जेक्ट में जाएंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो ये आपकी मेन थ्रेड क्लास है और ये कौन सी क्लास है, सील्ड क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पर आके आप यहाँ पर देखें ये क्या रिटर्न करती है आपको, करंट थ्रेड, ठीक है, स्टैटिक है और इसके बाद इसका एक नेम होता है और यहाँ पर एक और आपको क्या मिलता है, मेथड मिलता है। तो एज यू कैन सी करंट थ्रेड स्टैटिक प्रॉपर्टी रिटर्न टाइप इज थ्रेड। इसकी रिटर्न टाइप क्या है, थ्रेड है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना पब्लिक स्टैटिक थ्रेड, दैट इज इट इज गोइंग टू रिटर्न द इंस्टेंस ऑफ द करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड। तो यानी ये आपको क्या रिटर्न करेगा, जो भी आपकी करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड होगी वो आपको रिटर्न करेगा। अलोंग द सेम लाइन देयर इज अ नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी कॉल नेम। और यहाँ पर एक नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी है नेम, जो कि आपको क्या लिखेगी, जिसके थ्रू आप किसी भी थ्रेड का नेम सेट कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नेम गेट और सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट द थ्रेड डज नॉट हैव एनी नेम, ठीक है, यानी बाय डिफॉल्ट थ्रेड का कोई भी नेम नहीं होता। इफ यू वांट यू डू देन यू कैन प्रोवाइड एनी नेम टू द थ्रेड बाय यूजिंग द नेम प्रॉपर्टी ऑफ द थ्रेड क्लास। यानी आप उसको नाम दे सकते हैं नेम प्रॉपर्टी की मदद से। अब थ्रेड बनाते कैसे हैं, ठीक है, तो आपने कहा कि भाई मैंने यहाँ पे थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, मैं अभी इसको यहाँ से हटा रहा हूँ और यहाँ पर आके मैं लिख रहा हूँ थ्रेड। अब थ्रेड मेरे पास एक्सेस नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि मेरे पास मैंने यहाँ पर नेम स्पेस एक्सेस नहीं करवाया, सिस्टम डॉट थ्रेडिंग, ठीक है। और यहाँ पर आकर अब मैं बोलता हूँ थ्रेड और थ्रेड मैंने बनाया t1 इक्वल्स टू न्यू। यहाँ पर क्या आ गया, एरर आ गया। ये एरर क्यों आया है, क्योंकि आपके पास थ्रेड क्लास क्या है कि आप यहाँ पर थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट इस तरह से नहीं बना सकते, क्योंकि ये क्या है, आपके पास सील्ड क्लास है। कौन सी क्लास है, सील्ड क्लास है। तो आपने इसको बताना है कि आप कौन सी थ्रेड यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो आपने कहा हमारे पास यहाँ पर जाएंगे, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। अब ये क्यों लिखा है हमने यहाँ पर, देखें मैंने आपको बताया पहले सील्ड क्लास हमने पढ़ी है, ठीक है। तो सील्ड क्लास के अंदर क्या होता है कि जब भी किसी क्लास को हम सील्ड कर देते हैं तो हम उसका इंस्टेंस नहीं बना सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंस्टेंस नहीं बना रहे, हम इसको डायरेक्ट करंट थ्रेड जो है ना वो पास कर रहे हैं। क्या पास कर रहे हैं, करंट थ्रेड पास कर रहे हैं। और हमने कहा कि t1 डॉट और उसका नेम यहाँ पर सेट करवा देते हैं, जो भी नेम हमने लिखना है। हमने कहा माय थ्रेड 1, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पर आके अगर हमें उसको एक्सेस करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थ्रेड को एक्सेस कर सकते हैं लाइक दिस t1 डॉट, इसके नेम को हम यहाँ पर एक्सेस करवा सकते हैं। और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम t1 डॉट करके भी नेम को एक्सेस कर सकते हैं और थ्रेड को डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं, करंट थ्रेड का नाम, जैसे कि हमने यहाँ पर करंट थ्रेड का ऑब्जेक्ट पास किया था ना, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें थ्रेड का नेम चाहिए तो हम दो तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम डायरेक्ट यहाँ पर क्लास यूज करें, हमने कहा करंट थ्रेड और इसका नेम एक्सेस कर लिया। और एक तरीका तो ये है कि आपके पास आपने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है इसके थ्रू आप एक्सेस कर लें। तो अगर अभी हम इसको रन करते हैं तो यू विल सी कि हमारे पास दोनों जगह क्या आ रहा है, माय थ्रेड 1, क्या आ रहा है, माय थ्रेड 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने अभी एक थ्रेड बनाया है और उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उसका नेम एक्सेस कर रहे हैं। So let us understand what are the drawbacks of single threaded application। अगर हम single threaded application को यूज़ करते हैं तो हमारी जितनी भी लॉजिक और कोड प्रेजेंट होता है प्रोग्राम में वो आपके पास विल बी एग्जीक्यूटेड बाय अ सिंगल थ्रेड, यानी वो आपकी सिंगल थ्रेड के बाद साथ ही एग्जीक्यूट होगा जो कि आपकी मेन थ्रेड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 3 मेथड्स हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर और वो हमारे मेन मेथड से कॉल होंगे, तो जो आपकी मेन थ्रेड है ना वो ही रिस्पॉन्सिबल है उन सारे मेथड्स को
सिक्वेंशियली लोड करने के लिए वन बाय वन। लेट्स से अगर हमारे पास 3 मेथड हैं और हमने किया मेथड 1 को कॉल, मेथड 2 को कॉल, मेथड 3 को कॉल, तो आपके पास जो आपकी मेन थ्रेड है वो ही वन बाय वन इन मेथड्स को कॉल करेगी। पहले फर्स्ट मेथड पूरा एग्जीक्यूट होगा, फिर आपका सेकंड मेथड एग्जीक्यूट होगा। सो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर फिलहाल मैं इस कोड को कमेंट करता हूँ यहाँ से। सो बस कमेंट दिस, और यहाँ पे मैंने बोला मेथड 1 और copy paste. So this is the method 1, this is the method 2, and this is our method number 3. So what we are going to do, we are generally apply a for loop, and we will start from 1 less than 5, and here we are going to write console.writeLine, and here I am going to type method 1 plus I. So let us copy this. तो इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। दिस इज द मेथड 2 and this is the method 3. So now what we are going to do, we will call these method one by one. So we have method 1, then we have method 2, then we have method 3. So when we run this application, what will happen कि हमारे पास जो method 1 है, method 2 है, यहाँ पे देखें, यहाँ पर हमारे पास मेथड 1 की पहले क्या हुई, सारी इम्प्लीमेंटेशन रन हुई, यानी 1 से लेके 5 तक। फिर आपके पास मेथड 2 एक्सेस हुआ, फिर आपके पास मेथड 3 एक्सेस हुआ। यानी कहने का मकसद ये है कि आपकी जो मेन क्लास है वो सिंगल थ्रेड के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो आपकी सिंगल क्लास है वही रिस्पॉन्सिबल है, जिसको वन बाय वन उन मेथड्स को एग्जीक्यूट करेगी वन बाय वन। यानी मतलब ये है कि आपके पास पहले मेथड 1 चलेगा, फिर 2 चलेगा, और फिर आपके पास 3 चलेगा। अब समझते हैं कि जो हमने अभी प्रॉब्लम, यानी जो हमने अभी एप्लीकेशन बनाई, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी, यानी ये जो अभी हमने कोड लिखा, इसके अंदर प्रोग्राम में मसला क्या था, और फिर इसको हम सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। इन आवर एग्जाम्पल वी आर जस्ट यूजिंग दिस सिंपल कोड, जिसके अंदर हमने 1 से लेके 5 तक वैल्यूज़ को प्रिंट करवाया है। ठीक है, लेट सपोज कि हमारा जो मेथड 2 है या मेथड 1 है, अगर हमारा मेथड 1 है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है, और उस मेथड को डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना पड़ रहा है और वो 10 सेकंड कंज्यूम करेगा, तो तब तक आपका जो सेकंड वाला मेथड है उसको 10 सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। यानी आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो 10 सेकंड के लिए स्टॉप होगी। जब तक आपका मेथड 1 जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा पूरा, तब तक आपका सेकंड मेथड रन नहीं हो सकता। तो इसी वजह से इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, लेट से पहले मैं आपको इस प्रॉब्लम को समझाता हूँ और उसके बाद फिर हम इसको देखते हैं। तो लेट्स सी कि मैं यहाँ पर आके अपने मेथड 2 को मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है, और मेथड 2 के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मेथड 2 के अंदर जैसे ही हमारे पास वैल्यू जो है आई की वो बराबर हो जाती है 2 के, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन में बोल रहे हैं परफॉर्मिंग डेटाबेस एक्शंस। ठीक है, एक्शंस डेटाबेस के साथ कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और अभी हमने पढ़ा है कि थ्रेड को, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपनी इसको हमारे पास ये जो हमारा एग्जाम्पल है, इसको हम यहाँ पर थ्रेड के थ्रू स्लीप करवा रहे हैं। तो स्लीप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दिया सेकंड्स के अंदर वैल्यू देते हैं, तो 10,000 सेकंड इक्वल्स टू 10 सेकंड्स। तो हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास सेकंड्स हो गए 10 सेकंड्स तक ये स्लीप करेगा। और उसके बाद इसी के बाद हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, डेटाबेस एक्शन कंप्लीटेड। चलें, ये कोड हम यहाँ लिखेंगे, अब इसको रन करते हैं।
तो देखिए आपके पास यहाँ पर मेथड 1 जो है वो रन हो चुका है कंप्लीट। मेथड 2 में आपके पास 2 तक आया, उसके बाद यहाँ पे परफॉर्मिंग डेटाबेस एक्शन लिखा हुआ आ रहा है। अब हमने इसको स्लीप किया हुआ है, तो इस वजह से ये 10 सेकंड बाद जैसे ही डेटाबेस के एक्शन परफॉर्म होंगे उसके बाद ये पूरा कंप्लीट होगा और उसके बाद आपका मेथड 3 रन होगा। यानी आपके मेथड 3 को भी जो है ना वो 10 सेकंड वेट करना पड़ रहा है। तो अब इस प्रोसेस को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है? हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम? टू सॉल्व द अबव प्रॉब्लम वी आर प्रोवाइडेड विद अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिस्कस किया था कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोसेसेस होती हैं जिसके थ्रू हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, और आपके जो प्रोसेस हैं वो थ्रेड्स को कंटेन करते हैं जो आपकी एप्लीकेशन को रन करते हैं। और प्रोसेस कैन हैव मल्टीपल थ्रेड्स, और हर थ्रेड एक डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इन सिंपल वर्ड्स में देखें, वी कैन से दैट 3 मेथड्स जो हमने अपने प्रोग्राम के अंदर डिफाइन किए हैं वो डिफरेंट थ्रेड्स बन सकते हैं। यानी वो डिफरेंट 3 एग्जीक्यूट, हम उनको डिफरेंट थ्रेड्स के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसका एडवांटेजेस क्या होंगे? उसका एडवांटेज ये होगा कि जो आपकी एग्जीक्यूशन है वो साइमल्टेनियसली रन करेगी, यानी डिपेंडेंट नहीं होगी, यानी एक साथ एग्जीक्यूट हो रही होगी। द advantage, so when multiple threads trying to execute the application code, then the operating system allocates some time period to each thread to execute. नाउ अगर हम यहाँ पर अपनी एग्जाम्पल में देखें तो हम क्या करेंगे? वी वांट टू एग्जीक्यूट द 3 मेथड यूजिंग 3 डिफरेंट थ्रेड्स। तो हम क्या करेंगे, अभी इस एग्जाम्पल को मॉडिफाई करते हैं, और इसमें मॉडिफिकेशन हम ऐसे करेंगे कि अभी हम जब मेथड को यानी कॉल कर रहे थे तो हम डायरेक्टली कॉल कर रहे थे। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि मैं यहाँ पर पहले तो आता हूँ, पहले थोड़ा सा हम मेथड्स को अपने मॉडिफाई करते हैं। तो हम अपने मेथड 1 में जाते हैं, ये हमने कंसोल डॉट लिखा हुआ है, और इसके लास्ट में हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं कंसोल CW। यहाँ पर लिखते हैं CW कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर हम जो है लिखा हमने मेथड 1 एंडेड। ठीक है, ये मेथड 1 एंडेड यूजिंग कौन सा थ्रेड इसने यूज़ किया? तो यहाँ पे थ्रेड की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम थ्रेड क्लास, और यहाँ पर हमने लिखा करंट थ्रेड डॉट उसका नेम प्रिंट करा देते हैं, करंट थ्रेड। हमने यहाँ पर लिखा करंट थ्रेड डॉट, और यहाँ पर स्पेलिंग सही देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर नेम प्रिंट करा देते हैं। अब यही काम हम दूसरों में भी कर देते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ सेकंड मेथड के अंदर, और सेकंड मेथड के अंदर भी मैं यही कर रहा हूँ। ठीक है, बट सेकंड मेथड के अंदर हमने वो वाला काम भी रखा है कि डेटाबेस ऑपरेशन होगा। इसी तरीके से हम अपने लास्ट मेथड में जाते हैं, मेथड नंबर 3 के अंदर, तो उसके अंदर भी हम यही लाइन प्रिंट करवा देते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आकर अपने जो मेन फंक्शन है, यानी हमारी जो मेन क्लास में जहाँ पर हमने इनको कॉल किया हुआ है वहाँ पर जाके हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। तो अब हम इनको डायरेक्टली कॉल करने के बजाय यहाँ से मैं इनको कमेंट आउट करता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर सबसे पहले लिखते हैं कंसोल, तो हम बोलते हैं मेन थ्रेड इज स्टार्टिंग। ठीक है, हमारी मेन थ्रेड स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पर आके हम थ्रेड बनाते हैं, तो हमने कहा थ्रेड और इसको नाम दिया T1, और इसको आके मैंने कहा न्यू थ्रेड, और यहाँ पर आके मैंने पास कर दिया इसको कौन सा मेथड 1, कौन सा मेथड 1, और इसको यहाँ पर आके मैंने नेम पास कर दिया। तो मैंने कहा भाई नेम है हमारे पास, दिस इज दी थ्रेड नंबर 1। ओके, सो इसी तरीके से मैं बाकी थ्रेड्स का भी यहाँ पे कॉल करा लेता हूँ। ठीक है, तो बाकी थ्रेड्स को भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से, और कॉपी पेस्ट, और दिस विल बी थ्रेड नंबर 2, एंड हेयर वी विल कॉल मेथड 2, एंड हेयर थ्रेड नंबर 2, और यहाँ पर आके हम इसको दे देते हैं थ्रेड 3, और ये हमारे पास मेथड नंबर 3, और ये हमारे पास थ्रेड 3। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर हमें इन थ्रेड्स को क्या करना है, 1 बाय 1 स्टार्ट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आके लिखूंगा T1 डॉट स्टार्ट। सो यहाँ पर हम
स्टार्ट करते हैं दूसरी थ्रेड को और here वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर थर्ड थ्रेड। ठीक है, तो ये हमने तीनों थ्रेड को यहाँ पर स्टार्ट किया और यहाँ पर हम लिख रहे हैं कंसोल डॉट राइट लाइन में थ्रेड एंड। सो अब यहाँ पर हम रन करते हैं इसको। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास इसकी एग्जीक्यूशन कैसे हुई है। पहले हमारे पास मेथड 1 पूरा चल गया, फिर मेथड 1 जो है वो एंड हो गया, उसके बाद मेथड 2 ने 1 ऑपरेशन किया और मेथड 3 देखें जितने टाइम में मेथड 2 ने क्या किया है, मेथड 2 ने अपने पास डेटाबेस एक्शन को परफॉर्म किया, उतने टाइम में हमारे पास मेथड 3 जो है ना वो एग्जीक्यूट हो गया है। और लास्ट में हमारे पास क्या हो गई है, हमारी जो मेन क्लास है, जो हमारी मेन थ्रेड है, वो क्या हो गई है, क्लोज हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि क्या फ़ायदा हमें यहाँ पर मिल रहा है इसको यूज़ करने का, कि अगर हमारे पास अगर कुछ इस तरह के टास्क हैं जो कि आपस में क्या नहीं है, कि इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो आपके पास आप क्या कर सकते हैं, उनको थ्रेड के अंदर यूज़ कर सकते हैं और आपके पास कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आएगा। और जो मेन एडवांटेज है आपके पास मल्टी थ्रेडिंग का, वो ये है कि हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें अपने सीपीयू रिसोर्सेज की। हमारे सीपीयू की जो रिसोर्सेज हैं उनको हम अच्छे तरीके से जो है ना यूटिलाइज़ कर सकें। तो इसी वजह से जो है ना वो हम मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं और अपने ऐसे टास्क को जो है, जो कि जिनके अंदर हमें पता है कि कुछ बीच में जो है ना डिपेंडेंसी आएगी, यानी वो जो है कुछ टाइम के लिए जिनको हमें सीक्वेंशियली रन नहीं करना, हमें उनको साइमल्टेनियसली रन करना है, तो उनको हम थ्रेड्स बना देते हैं और प्रोसेस की तरह एग्जीक्यूट करते हैं। सो आज की इस क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।